नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ वीडियो सीरीज आपको दी जा रही है, लगातार प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं और अगर आप इन प्रश्नों का लाइव अभ्यास करना चाहते हैं तो बहुत ही मामूली शुल्क पे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए निरंतर अवसर मिलेगा। तो ठीक है, इसका लाभ आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी बाल्टिक सागर में स्थित नहीं है। अब इसमें आप देखकर बताएं। फिनलैंड की खाड़ी नहीं स्थित है, मतलब जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है वो नहीं पाई जाती है, गल्फ ऑफ रीगा नहीं पाई जाती है, गल्फ ऑफ बोथेनिया नहीं पाई जाती है, या फिर लायन की खाड़ी यानी लायन बे नहीं पाई जाती है। देखकर बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। डी हो जाएगा, लायन की खाड़ी। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। डेनमार्क की जो जल संधि है यानी डेनमार्क स्ट्रेट ऑफ डेनमार्क, वो किन दो देशों को अलग करती है। जल संधि का मतलब होता है पानी के दो अलग अलग स्रोतों को जोड़ने वाली। ये जल को जोड़ती है और स्थल खंडों को अलग करती है। तो किन को अलग करती है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग कर देती है, या फिर फ्रांस और स्पेन को अलग करती है, या फिर इटली और स्विट्जरलैंड, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस को ये अलग करती है, तो ए वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद थर्ड को देखिए। कोस्ट डी आइवरी किस महाद्वीप का देश है? कॉन्टिनेंट आपको सिर्फ बताना है। तो देखिए, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, या इसमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, अफ्रीका, कोस्ट डी आइवरी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 को देखिए। आसवान बांध किस नदी पर है? बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्न जो रिपीट होते हैं ना बार बार अलग अलग परीक्षाओं में, वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग सही करेंगे। तो नील नदी पर ये बना हुआ है, जाम्बेजी पर बना है, नाइजर पर बना है, या फिर इसमें से कोई भी नदी नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा? नील नदी हो जाएगा। ये नील नदी पर बना हुआ है और मिस्र का वरदान इसे कहा जाता है, नील नदी को। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखिए। अमेजन किस महासागर में गिरती है? सावधानी से इसका उत्तर दीजिएगा। ये उत्तरी अटलांटिक में गिरती है कि दक्षिणी अटलांटिक में गिरती है? बाकी जो प्रशांत और हिंद का ऑप्शन है वो तो बेकार है। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक में गिरती है। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी अटलांटिक में गिरती है और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर कोई नदी बहती है। अब ये नदी कौन सी है आप बताइए? पराग्वे है, टेनेसी है, उरुग्वे है, या इसमें से कोई नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ये पराग्वे नदी है। पराग्वे के नाम से आप पराग्वे को याद रखिएगा। इसके बाद 7वें क्वेश्चन को देखिए। अर्जेंटीना के जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, इनको पंपास कहते हैं, कैंपोस कहते हैं, पुस्टाज कहते हैं, या फिर लानोस कहते हैं। इसमें आप 4 विकल्प देख रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, पंपास कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। घास के मैदानों को जरूर देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न बार बार अलग अलग परीक्षाओं में बने। अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से, यहाँ ध्यान दीजिएगा किस दृष्टि से पूछा जा रहा है, लंबी छोटी बड़ी नदी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप बताएं, ड्रेनेज एरिया के हिसाब से आपको देखना है। तो नील नदी है, अमेजन है, कांगो है, या फिर इसमें से कोई नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, अमेजन। अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन जो है वो सबसे लंबी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9। मक्का कहाँ पे है बताइए? तो सऊदी अरब में है, ये तो आप जानते हैं, सिंपल है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। कौन सी जल संयोजी, मतलब जल संयोजी का तात्पर्य यहाँ पे वाटर कनेक्टिविटी से है, तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। मतलब कौन सी जल संधि जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो यहाँ बास्फोरस जल संधि का नाम दिया है, जिब्राल्टर है, डोबर है, कौन सी होगी इसमें से? देखिए, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 10वें का? बताइए। बी वाला हो जाएगा, जिब्राल्टर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? मतलब कौन सा आधार बना के सीटें आवंटन किया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ज़्यादातर इस तरह की जो सीटों का आवंटन है पहले के समय से ही पॉपुलेशन वाइज होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है। तो यहाँ भी आप बहुत आराम से गेस कर सकते हैं, क्योंकि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यहाँ नागरिकों के मत से ही सब कुछ निर्धारित होना है। तो जब बात मतदान की आती है तो लोगों को देखा जाएगा, न कि एरिया को। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है, बिल्कुल, लेकिन कैसे हटाया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति हटा सकता है, या लोकसभा इस आशय से कोई प्रस्ताव अगर पारित कर दे तो वो हट सकता है, या फिर आप देखें
यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें तो हट सकता है, या फिर संसद और दोनों सदन इस आशय से, मतलब संसद के जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, वो इस आशय से प्रस्ताव अगर पारित कर दें तो हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका बी वाला हो जाएगा। यदि लोकसभा इस आशय से प्रस्ताव पारित करती है तो बिल्कुल वो हट सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ है अंग्रेजी में। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? ये लोकसभा जो है रिजोल्यूशन पास करके हटा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, लोकसभा के 1 वर्ष से कम में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? मतलब 1 वर्ष की जो अवधि है उसमें कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? इसमें आवृत्ति सिर्फ आपको बतानी है, तो 2 बार, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखिए, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी के हिसाब से भंग कर सकता है, या फिर स्पीकर के पास ये पावर होती है, या फिर राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा काम कर सकता है, या अध्यक्ष की सलाह पे ऐसा करेगा। राष्ट्रपति करेगा, कैसे करेगा वो बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे लोकसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात को एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, या फिर तमिलनाडु आंध्र, गुजरात राजस्थान, इसमें से होगा कौन सा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आंध्र और गुजरात। इसके बाद आगे चलते हैं, मायोपिया रोग। मायोपिया जो है वो आंख से जुड़ा हुआ रोग है, तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। अच्छा ये बताइए, मायोपिया जो है ये क्या है? मतलब इसमें दूर वाला साफ नहीं दिखाई देता या नज़दीक वाला साफ नहीं दिखाई देता? ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर तो आंख होगा ही। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 को देखिए, मीना माता, ये किसी की माता नहीं है, मीना माता सिंड्रोम ये रोग है, तो कौन से तत्व की अधिकता से, या फिर आप कहिए कि किस तत्व के प्रदूषण से ये फैल जाता है? तो ये लेड के प्रदूषण से फैलता है, मेथिल आइसोसाइनेट इसमें जिम्मेदार होता है, पारे का प्रदूषण होता है, या टिन? तो पारे के प्रदूषण से ये फैलता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप चुन लीजिए, देखिए 17वां क्वेश्चन मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए, कौन सा कैंसर कारक नहीं है? तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन नहीं जिम्मेदार होता है, या फिर ट्रांसमिशन नहीं उत्तरदायी होता है, या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं उत्तरदायी होता है। मतलब किसकी वजह से कैंसर नहीं फैल सकता है? तो कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि, यही कैंसर की वजह होती है। कोशिकाएं जो है वो विकृत हो जाती हैं, तो इसके पीछे कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी वाला हो जाएगा। ट्रांसमिशन इसमें कोई उत्तरदायित्व नहीं निभाता है, बाकी जितने हैं वो सब कारक हैं। उत्परिवर्तन तो सबसे बड़ा कारक है। इसके बाद आगे चलते, प्रश्न संख्या 19 को देखिए, मधुमेह के उपचार के लिए हार्मोन इंसुलिन हार्मोन की ही अवस्थिति की वजह से, मतलब उसकी जो स्थिति है या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है। कम स्राव होगा तो भी रोग फैलेगा, अगर अधिक स्राव होगा तो उससे भी समस्या होगी। तो एक बार शुगर कम होने की स्थिति और एक बार शुगर ज़्यादा होने की स्थिति, तो दोनों ही शर्करा के स्तर को असामान्य कर देता है। फिलहाल इंसुलिन का आविष्कार, इंसुलिन के बारे में पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, रॉबर्ट हुक ने लगाया था, या फिर श्लाइडन और श्वान ने लगाया था, या एफजी बैंटिंग ने लगाया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, एफजी बैंटिंग। और इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। इसके बाद 20 को देखिए, जापानी इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार जिसे कहा जाता है, बहुत ही घातक होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? मतलब क्या कारक इसके पीछे होता है? जीवाणु होता है, विषाणु होता है, प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, विषाणु की वजह से ये होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, विषाणु से होने वाले जितने भी रोग हैं ज़्यादातर परेशान करने वाले, लाइलाज जैसे होते हैं। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? बताइए, पैर को, हृदय को, गुर्दे यानी किडनी को, या फिर दिमाग को? तो क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट आंसर इसका डी होगा। जीका वायरस जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है, दिमाग नहीं बल्कि मस्तिष्क कहना ज़्यादा सही रहेगा, टेक्निकल। और डेंगू बुखार जो है ये मानव के शरीर में अनेक विसंगतियां पैदा करता है। अभी डेंगू का प्रकोप जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो पूछा जा सकता है, लेकिन किसकी कमी हो जाती है जो कि जानलेवा हो जाती है? बताइए। तो हीमोग्लोबिन घटने लगता है, शर्करा कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाती है, यही कम हो जाती है ना। तो इसमें ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते, इस तरह के प्रश्न कोई गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया, आपने बायो की क्लास ली होगी तो पढ़ा होगा। ये इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पे होता है? ये प्रमस्तिष्क यानी जो सेरिब्रम है वहाँ पे कंट्रोल होती है, या सेरिबेलम में जाके इसका कंट्रोल होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है, या जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी होती है, कशेरुक रज्जु, वहाँ पे इसको नियंत्रित किया जाता है। प्रतिवर्ती की क्रियाएं जो होती हैं वो कहाँ से कंट्रोल होती है? तो इसका ए वाला हो जाएगा, प्रमस्तिष्क यानी जो सेरिब्रम होता है वहाँ से इसका नियंत्रण होता है। माफ कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये बोलने में मिस्टेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा, कशेरुक रज्जु जो है, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से इसके संवेदी जो सिग्नल है वो भेजे जाते हैं। बाकी आप जानते हैं कि तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन होते हैं वो जितने भी संदेश मस्तिष्क में प्रसारित होते हैं उनके पीछे एक मुख्य नेटवर्क का काम करते हैं, और जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं यानी जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो यहाँ नियंत्रित होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या अगले को देखिए, यानी 24वां, सुहरावर्दी सिलसिले का प्रवर्तक कौन था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती थे, या फिर बहाउद्दीन जकारिया थे, या फिर महदी, या फिर सत्तारी?
तो सोहरावर्दी सिलसिला, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बी वाला हो जाएगा, बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, 24 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 25 को देखिए। कृष्णदेव राय के दरबार में पुर्तगाल से कौन सा यात्री आया था, बारबोसा आया था, निकोलो कॉन्टी आया था, मार्को पोलो आया था, या अब्दुल रजाक आया था। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ए वाला हो जाएगा, बारबोसा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए जो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग शासकों के समय में आने वाले विदेशी यात्री है ना, तो सबका आपको टर्म पता होना चाहिए कौन सा किस रूलर के समय में आया था। देवराय प्रथम के दरबार में निकोलो डी कॉन्टी आया था, तो ये पूछा जा सकता है देवराय प्रथम के दरबार में कौन सा आया था। तो नाम आपने देखा निकोलो डी कॉन्टी, ये किस देश का था आप बताइए, इटली का था, मोरक्को का था, पुर्तगाली था, कहाँ का था ये। करेक्ट आंसर क्या होगा, इटालियन था ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 27 को देखिए। विदेशी यात्री कौन सा ऐसा था जो कि शाहजहां के शासनकाल में भारत नहीं आया था। जो आए थे वो नहीं चुनना है आपको, जो नहीं आया था वो चुनना है। तो जॉन लायट नहीं आया था, जॉन फ्रियर नहीं आया था, पीटर मुंडी नहीं आया था, या एडवर्ड टेरी नहीं आया था। इन सभी का नाम आपने सुना होगा। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा, एडवर्ड टेरी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा डी वाला। देखिए 28 जो है पूछा जा रहा है कौन सा राग प्रातः काल में, अब थोड़ा सा संगीत की शिक्षा भी आपको लेनी पड़ेगी। कौन सा राग प्रातः काल में गाया जाता है, तो श्री राग गाया जाता है, दीप राग गाया जाता है, भैरव राग गाया जाता है, या फिर मालकोस गाया जाता है। तो देखिए दीप राग तभी, दीपक कब जलाए जाते हैं, जब अंधेरा होता है, तो ये सायंकाल का है, मतलब शाम के समय का। बाकी जो है उन पर विचार करिए। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, राग भैरव, ये भैरवी आलापी जाती है सुबह के समय। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 को देखिए। यहाँ पूछा गया है कि रूपनगर का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था। तो औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ था, औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ था, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में हुआ था, औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में हुआ था। इसमें आप देख कर बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, औरंगजेब और मुराद के बीच में हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध होता है और इसमें सबको मार धाड़ कर औरंगजेब जो है वो विजेता सिद्ध होता है। तो इसके ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 30 को देखिए। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बना दिया, तो ये इल्तुतमिश का काम था, बलबन का काम था, फिरोज शाह तुगलक का काम था, या फिर ये गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, और सी वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रश्नों को हल किया है और ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे पेड क्विज वाले चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ से लाभान्वित हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।